हमने पिछले व्याख्यानों में जो बेसिक मैथमेटिक्स आपके काम में आने वाली है उसका अध्ययन कर लिया है, जिसमें मुख्य रूप से अवकलन, समाकलन, मैक्सिमा, मिनिमा, अवकलन के उपयोग के रूप में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आदि। अब हम उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करेंगे। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक विवेकशील उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं और कोई उपभोक्ता विवेकशील तभी माना जाएगा जब वह अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करे या कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता हो। उपभोक्ता को अपनी आय की जानकारी हो, उसे उपलब्ध वस्तुओं और विकल्पों की जानकारी हो, इन विकल्पों के मूल्यांकन में वह सक्षम हो और अपनी संपूर्ण आय को इन उपलब्ध विकल्पों पर, वस्तु विकल्पों पर वह खर्च कर देता हो। न तो वह उधार लेता है और ना ही वो बचाता हो। तो संक्षेप में यदि हम कहें तो एक उपभोक्ता विवेकशील तभी माना जाएगा जब वह अपनी निश्चित आय को, निश्चित आमदनी को ध्यान में रखकर अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता हो। निश्चित आय के प्रतिबंध के अनुरूप कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहे तो वह उपभोक्ता विवेकशील उपभोक्ता कहलाएगा। अब उपभोक्ता व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने आता है उपयोगिता, और उपयोगिता विश्लेषण के अध्ययन से पहले उपयोगिता का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जो भी हम वस्तुएं उपभोग करते हैं उन सभी वस्तुओं में कोई ना कोई उपयोगिता होती है, लेकिन उपयोगिता का सामान्य अर्थ जो हम समझते हैं, देखिए उपयोगिता और लाभदायकता दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोई वस्तु लाभदायक हो और उपयोगी हो यह संभव है, लेकिन किसी वस्तु में उपयोगिता हो और वो लाभदायक ना हो, ये भी संभव है। तो उपयोगिता का से हमारा जो अभिप्राय है कि किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिससे किसी मानवीय आवश्यकता को तुष्ट किया जा सके, संतुष्ट किया जा सके, वस्तु के उस गुण को उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में उपयोगिता को किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त तुष्टि गुण के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, दो दृष्टिकोण हैं। पहला गणनावाचक दृष्टिकोण है और दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि उपयोगिता शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया था वो बेंथम ने किया था, तो ये आप ध्यान रखना। अब आते हैं हम उपयोगिता विश्लेषण के गणनावाचक दृष्टिकोण पर या गणनावाचक विचारधारा पर। यह विचारधारा 19वीं सदी के प्रमुख अर्थशास्त्री जिनमें गॉसन, जेवंस, मेंजर, वालरा, लियो वालरा, मार्शल जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई। इस विचारधारा के समर्थक अर्थशास्त्रियों की मान्यता थी कि उपयोगिता का भौतिक माप संभव है। जिस प्रकार हम वजन, लंबाई आदि को मापते हैं, ठीक उसी तरह से उपयोगिता को भी मापा जा सकता है और वो भी गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर वालरा ने उपयोगिता को मापने के लिए काल्पनिक इकाई यूटिल्स का सुझाव दिया कि उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है, लेकिन मार्शल का मानना था कि उपयोगिता का मुद्रा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक माप संभव है। काल्पनिक रूप से नहीं बल्कि वास्तविक रूप से उपयोगिता को मापा जा सकता है मुद्रा के माध्यम के
द्वारा मुद्रा के मानदंड से। मार्शल का कहना था कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की बजाय उपभोक्ता उसके लिए जो कीमत देने को तत्पर है वही उस वस्तु की उपयोगिता है। अब गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की जो कुछ मान्यताएं हैं, जो प्रमुख मान्यताओं में से नंबर 1 है उपभोक्ता विवेकशील है। संपूर्ण अर्थशास्त्र में हम विवेकशील उपभोक्ता को ही लेकर चलते हैं, तो ये हमारी मान्यताओं में शामिल है। गणनावाचक विचारधारा के समर्थक अर्थशास्त्रियों ने भी इस मान्यता को लेते हुए अपना दृष्टिकोण, अपना विचार प्रस्तुत किया था उपयोगिता के संदर्भ में। तो उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशीलता से अभिप्राय, उपभोक्ता की विवेकशीलता से मतलब यह है कि वह अपनी आय के प्रतिबंध में रहकर निश्चित आमदनी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। दूसरी, उपयोगिता मापनीय है, यानी उपयोगिता का प्रत्यक्ष माप संभव है और गणनावाचक संख्याओं में उसे व्यक्त किया जा सकता है। तीसरी जो मान्यता इसकी वो यह है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण मान्यता है। इसका ये अर्थ है कि किसी उपभोक्ता की आय में बहुत हल्की सी वृद्धि, किंचित मात्र वृद्धि होने पर उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन ये ध्यान रहे कि विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग होगी, हो सकती है या होगी। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानकर ये अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। चौथी मान्यता यह है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। अब आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये पढ़ा है कि यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का उत्तरोत्तर उपभोग करता जाता है तो वस्तु से मिलने वाली कुल उपयोगिता तो बढ़ती जाएगी, लेकिन सीमांत उपयोगिता वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से घटती चली जाएगी। जैसे जैसे वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता, जिसे हम सीमांत उपयोगिता के रूप में परिभाषित करते हैं, वो लगातार घटेगी। तो यह है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम और ये लागू होता है। पांचवी बात जो ये कहते हैं, मान्यता लेके चलते हैं कि कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है, कि उपभोक्ता के बजट में एक से ज़्यादा वस्तुएं होती हैं। देखिए, एकमात्र वस्तु का उपभोग नहीं करता है उपभोक्ता, ये आप बिल्कुल क्लियर रहें। उपभोक्ता अपनी आय को एक से ज़्यादा वस्तुओं पर खर्च करता है, क्योंकि व्यक्ति की जीवन में एक से ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यदि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को किसी एक वस्तु पर खर्च कर देता है जबकि दूसरे विकल्प मौजूद हों, वस्तुएं उपलब्ध हों, इस तरह के उपभोक्ता को एकोनमादी कहते हैं। एकोनमादी उपभोक्ता कहते हैं। वो मोनोमेनिया का शिकार होता है। इस तरह के उपभोक्ता के बारे में हम अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, तो वस्तु से जो मिलने वाली उपयोगिता है, कुल उपयोगिता वस्तुओं से, विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताओं का जोड़ होती है, उन पर निर्भर करती है। अब शुरुआत के अध्ययनों में तो एक मान्यता और भी ली गई थी कि उपयोगिता स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है और एडिटिव होती है, योगात्मक, लेकिन बाद में ये मान्यता छोड़ दी गई। तो ये मान्यता गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अर्थशास्त्री लेकर चलते हैं। अब हम बात करें कि उपयोगिता फलन क्या होता है। उपयोगिता फलन के संदर्भ में
अभी जो आपने पढ़ा है, अभी जो हमने चर्चा की है, हमने बात की है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की, इसके समर्थक अर्थशास्त्रियों की, और इन गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के जो मान्यताएं क्या हैं उनके बारे में बात की है। तो फिर हमने ये तो सब व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा है। फिर इस पेपर को हम गणितीय अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स के नाम से क्यों जानते हैं? तो बिल्कुल सही है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक जो हमने ये चर्चा की है, दरअसल ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की ही चर्चा है। और गणितीय अर्थशास्त्र है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का गणितीय स्वरूप है। एक तरह से व्यष्टि आर्थिक सिद्धांतों को गणितीय समीकरणों के माध्यम से उनको प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आगे जाके हम ये देखेंगे कि जिन चीज़ों का अध्ययन हमने किया हुआ है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, हमने मांग पढ़ा है, हमने उपभोक्ता का विवेकशीलता पढ़ी है, उपभोक्ता का संतुलन पढ़ा है, फर्म के सिद्धांत पढ़े, उन सारे सिद्धांतों को यहाँ हम गणितीय समीकरणों के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। तो और फिर वैसे भी देखिए, भाषा दो तरह की होती है, एक शब्दों की भाषा, एक अंकों की भाषा। शब्दों की भाषा तो यही रहनी है। इस भाषा को एक तरह से अंकों की भाषा में हम अपने रखने का प्रयास करते हैं गणितीय अर्थशास्त्र में। और हमने उतना ही गणित पढ़ना होता है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हमें विशुद्ध मैथमेटिक्स पढ़ना होता या एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना होता तो उसके लिए देखिए एमएससी होती है, एमएससी इन मैथमेटिक्स। फिर हम बीए इकोनॉमिक्स या एमए इकोनॉमिक्स क्यों कह रहे होते हैं? दरअसल हम यहाँ गणित उतनी ही काम में लेते हैं जितनी हमारी ज़रूरत है। और हम खैर, तो अब ये चीज़ें जो हुई हमने डिस्कस की हैं, ये गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित हैं। आगे अगले व्याख्यान में बाकी बातें हम करेंगे। उपयोगिता फलन की प्रकृति आदि का अध्ययन अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।